सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 24 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में नॉर्थ चैनल को पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा सत्येंद्र सिंह लोहिया। तो मध्य प्रदेश के हैं ये सत्येंद्र सिंह लोहिया और अभी ये नॉर्थ चैनल को पार करने वाले भारत के नहीं बल्कि पूरे एशिया के पहले पैरा स्विमर बन गए हैं। और इससे पहले वो इंग्लिश चैनल को भी पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर बन चुके हैं। अब इस प्रश्न से आपको कुछ याद आ रहा होगा क्योंकि अभी हमने पढ़ा भी था कि नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय व्यक्ति कौन बने थे? तो आंसर होगा एल्विस हजारिका। ये असम से थे, याद आया आपको? लेकिन इस प्रश्न में हम क्या पढ़ रहे हैं, एशिया के पहले पैरा स्विमर कौन बन गए? तो फिर आपका आंसर है सत्येंद्र सिंह लोहिया। हम बात कर चुके हैं ये नॉर्थ चैनल आपको कहां पे मिलेगा? नॉर्थ आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। और यहां पे इंग्लिश चैनल की भी बात हुई है, वो आपको फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में मिलेगा। बाकी अगर आपसे पूछा जाता है कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम, तो आरती शाह है। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय पुरुष की बात करेंगे तो आंसर होगा मेहर सेन। तो इतना आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ फिर अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में सामुदायिक पुलिस पहल शुरू हुई है? तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी दिल्ली के जो उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना, अभी उन्होंने लोगों को दिल्ली पुलिस की विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए एक सामुदायिक पुलिस पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? दिल्ली पुलिस की विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना ताकि जनता के साथ अधिक से अधिक समन्वय बनाकर रखा जा सके और पुलिस जनसंपर्क स्थापित किया जा सके। आपको याद हो तो अभी हमने पढ़ा भी था, दिल्ली पुलिस ने ही उन्नति प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया था। उन्नति ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। फिर आपको याद होगा दिल्ली पुलिस ने अभया पहल शुरू की थी जिसका उद्देश्य है महिलाओं और बालिकाओं को संपूर्ण सुरक्षा देना। फिर दिल्ली पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का उसको लॉन्च भी किया था जिसमें पॉडकास्ट सुनाएंगी वर्तिका नंदा। और फिर आपने पढ़ा था कि दिल्ली पुलिस ये स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस को जारी करने वाली देश की पहली पुलिस बनी थी। चलो फिर आप मुझे बताओ कि भांग की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया था? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश पुलिस ने। देश की पहली महिला डीजीपी का नाम बताओ तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य। निधन हो गया था इनका, नाम न्यूज में था इसलिए। और वैसे गुरुग्राम की अभी पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी थी? कला रामचंद्रन बनी थी। और अभी असम पुलिस की पहली महिला महानिदेशक यानी कि इंस्पेक्टर जनरल कौन बनी थी? वायलेट बरुआ बनी थी। और बाकी अगर हम दिल्ली की बात करें तो आपने कहा अभी इसके नए उपराज्यपाल बने लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन? विनय कुमार सक्सेना। बताओ अभी पहली खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन लीग का आयोजन कहां पे हुआ? नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहां पे किया गया? नई दिल्ली में। और भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया? नई दिल्ली में ही, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था। और मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना भी यहीं की है। अभी भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये कहां पे स्थापित हुआ? तो आंसर होगा दिल्ली में। देश का पहला स्मोक टावर ये भी आपका दिल्ली में लगा है। लेकिन अगर पूछे देश का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर कहां पे लगा था? तो आंसर होगा चंडीगढ़ में। चलो बताओ भारतीय रेलवे कहां पे सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगी? तो आंसर होगा किशनगंज दिल्ली में। तो दिल्ली से भी ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। बढ़ते हैं। चलिए फिर बताइए हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 सितंबर को। तो याद रखना हर साल 23 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस के रूप में मनाया जाता है। तो दुनिया भर में कई ऐसे लोग हैं जो बोल या सुन नहीं सकते, तो वे बात करने के लिए अपने हाथों से अपने चेहरे के हाव भाव से बात करते हैं और इसी भाषा को साइन लैंग्वेज कहा जाता है। तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य यही है, लोगों को साइन लैंग्वेज के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सांकेतिक भाषा को मजबूत बनाना। इस बार की थीम क्या है? सांकेतिक भाषाएं हमें एकजुट करती है। साइन लैंग्वेजेस यूनाइट्स अस। तो अब चलो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं सितंबर के इंपॉर्टेंट डेज को। देखो 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया था। 5 सितंबर को एक तो नेशनल टीचर डे और एक इंटरनेशनल चैरिटी डे। 8 सितंबर को एक तो वर्ल्ड लिटरेसी डे और एक वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे।
9 सितंबर को एक तो हिमालय दिवस और एक वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे। 10 सितंबर को एक तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस यानी कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे और विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। ये सितंबर के शनिवार को मनाया जाता है, तो इस बार हमने इसको 10 सितंबर को मनाया। 11 सितंबर को राष्ट्र वन शहीद दिवस नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे मनाया। फिर 14 सितंबर को हमने नेशनल हिंदी डे मनाया। 15 सितंबर को एक तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस डेमोक्रेसी डे, इंजीनियर्स डे और विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे हो गया। 17 सितंबर को एक तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे और एक अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया। 18 सितंबर को एक तो विश्व बांस दिवस और एक अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस भी याद रखो 18 सितंबर को मनाया। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस होता है। 21 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस होता है। अगर पूछे 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे के रूप में मनाया। तो ये आप थोड़े बहुत ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा आपका एक तो रोहित शर्मा और एक उनकी वाइफ है रितिका सजदेह। तो याद रखना भी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने क्रिकेटर रोहित शर्मा और उनकी वाइफ रितिका सजदेह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस स्थापना होती है सन 2001 में। नई दिल्ली में मुख्यालय है और एमडी सीईओ इसके प्रशांत त्रिपाठी हैं। आप जानते हो अभी बीसीसीआई ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाया था? मास्टर कार्ड को। अभी कर्नाटक ने कन्नड़ फिल्म एक्टर हैं किच्चा सुदीप, इनको पुण्य कोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और रॉबिन उथप्पा, इन्हें अभी कर्नाटक सरकार ने ही अपने ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो वो आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में नामित किया? तो आंसर होगा भरतलाल। तो याद रखना अभी गुजरात कैडर के ये रिटायर्ड अधिकारी हैं, भरतलाल इनका नाम है, जिनको अभी राष्ट्रीय सुशासन केंद्र का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आप जानते हो अभी जनवरी की बात है, इसी साल में स्टार्टिंग में जम्मू कश्मीर के लिए भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स को जारी किया गया था, जिसमें पहले स्थान पे आपका जम्मू था, दूसरे स्थान पे डोडा और तीसरे स्थान पे सांबा जिला। वैसे सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे हम कब मनाते हैं? अटल जी की जयंती को यानी कि 25 दिसंबर को मनाते हैं। ये पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, सितंबर 2022 में किस शहर में जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, इन्होंने लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा गुवाहाटी। तो अभी असम के गुवाहाटी में वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। तो इस कार्यक्रम में 3 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा, जो कि हमारे देश की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करेंगी। और थीम क्या रहेगी? लोक परंपरा। याद रखना ये इस बार इसका तीसरा संस्करण है। पहला संस्करण 2016 में हुआ था, दूसरा वाला 2018 में हुआ था और अभी तीसरा संस्करण इसका आयोजित किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो आंसर होगा नागालैंड। तो अभी नागालैंड सरकार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना नाम से अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? राज्य के सभी वास्तविक नागरिकों के लिए अस्पताल की देखभाल पर होने वाले खर्च को कम करना। तो इसमें लाभार्थी परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिल सकेगा। अच्छा, आप मुझे बताओ, राजस्थान में जो स्वास्थ्य बीमा योजना है, सभी के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, उसका नाम क्या है जिसमें बीमा राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया था? उस योजना का नाम मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ। बाकी बात नागालैंड की है, तो आप पहली बात तो ये याद रखो, नागालैंड त्योहारों की भूमि किसे कहा जाता है? नागालैंड को। बाकी आप मैप में देखो, ये रहा नागालैंड। कैपिटल क्या है इसकी? कोहिमा है। मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो और गवर्नर है जगदीश मुखी। मतलब असम के जो गवर्नर हैं जगदीश मुखी, उनके पास इसका अतिरिक्त प्रभार है। तो इतना आप याद रखना। यहां से बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में चर्चा में रहा हेमकोश शब्दकोश, शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी, ये किस भाषा का है? तो आंसर होगा असमिया भाषा।
तो हेमकोश ये असमिया भाषा का शब्दकोश है यानी कि डिक्शनरी है। और इसका नाम हेमकोश क्यों रखा गया? क्योंकि इसका निर्माण 1911 में हेमचंद्र बरुआ के द्वारा किया गया था और फिर उनके बाद उन्हीं के परिवार वाले समय समय पर इस डिक्शनरी को, इस शब्दकोश को अपडेट करते रहे। तो यही कारण था कि इसका नाम हेमकोश रखा गया। तो इसे असमिया वर्तनी का प्राथमिक स्रोत, फर्स्ट सोर्स भी माना जाता है। और अभी इसका ब्रेल संस्करण प्रधानमंत्री जी को भेंट किया गया। अब आप कहोगे ब्रेल संस्करण से, ब्रेल मतलब क्या हो गया? जो ब्रेल लिपि होती है, जो नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं, जो देख नहीं सकते, अगर उनको पढ़ाई करनी है तो कैसे करेंगे? या काफी आपने मूवीज में भी देखा होगा, वो हाथ लगा करके शब्दों को पहचानते हैं, उसे रीड करते हैं। और शब्द होते हैं वो उभरे हुए होते हैं। उभरे हुए मतलब वो डॉट से बने हुए होते हैं, उभरे हुए डॉट से। तो यहाँ पे भी एक प्रश्न बनता है कि किसी भी एक अक्षर को बनाने के लिए ब्रेल लिपि में कितने डॉट का यूज होता है? तो याद रखना 6 डॉट का। अभी वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया गया? 4 जनवरी को। देखो वैसे असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि अभी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष बन गए। और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी है। और भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क, या यूं कह दूं कि अभी असम का 7वें नंबर का नेशनल पार्क कौन सा है? देहिंग पटकई नेशनल पार्क। और अगर पूछे असम का 6वें नंबर का नेशनल पार्क, यह है रायमोना नेशनल पार्क। आपको याद होगा अभी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला आखिरी राज्य यही है, असम। और पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा ये शुरू हुई है असम के डिब्रूगढ़ में। और याद रखना भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे स्थापित होगा? असम में। और नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य आपका असम ही है। और असम के डिब्रूगढ़ में राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। पहले ये पॉइंट्स आप याद रखना, बाकी हम बढ़ते आगे। तो फिर आपको बताना है अभी सितंबर 2022 में किस कंपनी को केंद्र सरकार के द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा इसका REC लिमिटेड। तो अभी REC लिमिटेड को एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का दर्जा मिल गया है, मतलब ये महारत्न कंपनी बन चुकी है। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। ये एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जो पूरे भारत में बिजली क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ये विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है और इसे ही पहले ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के नाम से जाना जाता था। अच्छा, तो अब टोटल हमारी कितनी महारत्न कंपनियां हो गई हैं, कितनी नवरत्न या कितनी मिनी रत्न कंपनियां हो गई है, ये भी एक अच्छा स्टैटिक क्वेश्चन बनता है आपका। तो देखो, पिछली बार हमने पढ़ा था हमारी 11वीं नंबर की महारत्न कंपनी बनी थी पावर फाइनेंस। अभी ये बन गई है 12वें नंबर की, तो 12 तो हो गई है हमारी महारत्न कंपनियां। नवरत्न कंपनियां उधर से एक एक कम होती जा रही है, तो ये अभी बात करोगे तो 13 है। और मिनी रत्न आप जानते ही हो 74 है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। उसके बाद आप बताइए, अभी सितंबर 2022 में भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा L नागेश्वर राव को। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के संविधान में संशोधन और इलेक्टोरल कॉलेज तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के जो पूर्व न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव, उनको नियुक्त किया गया। तो याद रखना, अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को अपने शासन के मुद्दों को हल करने और दिसंबर तक चुनाव कराने की अंतिम चेतावनी जारी की है। फिर भी अगर ये ऐसा नहीं करता तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भारत पर प्रतिबंध लगा देगा। आप जानते हो अभी BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के CMD बने थे दिनेश कुमार बत्रा, और भारत के नए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा बने थे। वैसे इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 23 जून को। अब आप मुझे बताओ 2028 वाले जो समर ओलंपिक हैं वो कहाँ पे होंगे और 2032 वाले कहाँ पे होंगे? बड़ा सिंपल सा प्रश्न पूछा है मैंने आपसे। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था कि कश्मीर का पहला मल्टीप्लेक्स ये किस क्षेत्र में खोला गया? तो आंसर होगा श्रीनगर में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा।
इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। लिंक दोनों के आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।